Hello, everybody. I hope you all are doing amazing. This is your economics educator Ruhani, और आज हम पढ़ने वाले हैं balance of payment. So this is a very interesting topic if you want to understand how हम पूरी इकोनॉमी में as a global perspective में काम करते हैं. So let us begin. So these are the course contents. इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, सरप्लस एंड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी आता है व्हिच विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर. So yeah, without any further ado, let's begin. We have what the first and the foremost question arises is what is BOP? So BOP का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है. दैट इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसका भी मनी से लेना देना है उन ट्रांजैक्शन से डील करती है. किसके बीच? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट. मतलब किन दो लोगों के बीच हो रहा है ये? एक हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब मेरी इकोनॉमी का किसी ग्लोबल इकोनॉमी मे बी, यहां मैं इंडिया में बैठ के यूएस से ट्रेड कर रही हूँ, वो बीओपी में काउंट होगा. इंडिया टू इंडिया, हम इंडिया के अंदर बात नहीं करें कि गुजरात से मैं गोवा ट्रेड कर रही हूँ. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया का ट्रेड किसी और कंट्री के साथ. इट कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट. तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं इन्हें कहते हैं रेजिडेंट्स. रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री मेक दिस हैपन. इंडिविजुअल्स हो सकते हैं वो हम जैसे, फर्म्स हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं या गवर्नमेंट हो सकती है. इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो दैट वुड बी फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में ही होगा ना. तो दैट इज वन थिंग टू कंसिडर. हम फॉरेन एक्सचेंज एज अ होल की बात कर रहे हैं, डॉलर्स को हम सिंगल नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. So why is BOP necessary? Because it reflects the overall performance of the economy in relation to the rest of the world. मतलब एक इंडिकेटर है ये कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कैसा परफॉर्म कर रही है. दैट इज व्हाट BOP टेल्स यू. तो की पॉइंट्स हमने इससे क्या गैदर किए? दैट इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टेटमेंट होने के साथ साथ ये किसमें डील करती है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में with the rest of the world. Okay, this is a statement, this is a definition. You can take a screenshot if you want. So now हम components की बात करते हैं. Components of balance of payment. हम बात करेंगे current account और capital account. Okay, so let us talk about the current account. तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका current account, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि what does it exactly do? What do you mean by a current account? Current account का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो आपके एसेट और आपकी लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता. इट डज नॉट इफेक्ट योर एसेट लायबिलिटी स्टेटस. मतलब आपके ऊपर कोई ना बोझ डालता है ना आप कोई एक्स्ट्रा कोई पर्क्स देता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं डे टू डे लाइफ में अपनी ग्रोसरी लेने जा रही हूँ तो उससे मेरी एसेट लायबिलिटी पे स्टेटस पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं. मेरे को कोई आगे के लिए जिंदगी के लिए बर्डन हुआ नहीं. अगर मैं घर खरीदती हूँ तो इफ पीपल कंसिडर इट एज एन एसेट तो वो मेरे लिए एक एसेट बिल्ड हुआ. अगर मैंने उसके लिए लोन लिया है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुई. करंट अकाउंट में वो नहीं होता. करंट अकाउंट डील्स विद द डे टू डे ट्रांजैक्शंस. इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है विजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स मतलब जो उनसे आइटम्स आप देख सकते हो. यू कैन सी देम क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, यू कैन सी देम, यू कैन टच देम, फील देम. सो दीज आर टैंजिबल इन नेचर. आप उन्हें देख सकते हो. जैसे कि क्या हो सकते हैं आपके गुड्स, मर्चेंडाइज. तो वो हो गए आपके विजिबल आइटम्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज इनविजिबल आइटम. इनविजिबल आइटम का मतलब वो हुआ कि ऐसी चीजें जो आप नहीं देख सकते हो, विच आर इनटैंजिबल. जैसे कि सर्विसेज. अगर आपको कोई सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो यू कैन नॉट सी इट फिजिकली. इट इज देयर, यू कैन फील इट, you can experience it, but you cannot see it like with your eyes, right? So which is the further classification of invisible items: factor and non-factor services. फैक्टर सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज जिसके कारण
जो आपकी फैक्टर पेमेंट्स में डील करती है। फैक्टर पेमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, बट उसका मतलब यही है कि जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में डील करती है। मतलब कोई एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया में रह के इंडिया का रेजिडेंट है और बाहर काम कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया में पेमेंट आएगी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और उसके बाद आपकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कोई रेंट हो गया, आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है, आप रेंट कोई दे रहे हो, ठीक है, और आपकी हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपने कोई करी हुई है बाहर, तो टू एंड फ्रो वर्क ऑफ दैट। नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ गया आपकी, हम उसे कहते हैं BIS। BIS क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग। तो ये आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ गई। द थर्ड वन इज करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर का मतलब हुआ क्या कि यूनिलैटरल सर्विसेज। यूनिलैटरल सर्विसेज कैसे? मतलब अगर मैं एक तरफा कोई चीज भेज रही हूं तो वो हो गई आपकी करंट ट्रांसफर। जैसे कि अगर मेरा, इफ माई suppose my sister has gone to suppose US for her masters, तो वो वहां रह रही है, she is sending me gifts from there, so that would be considered in the current transfers. And when I send her money from here, that is also one way, उसके बदले में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, it's just a one way traffic, ठीक है। सो हम उसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर इनविजिबल आइटम्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऑल्सो जस्ट टू मेंशन अनदर थिंग, एक चीज क्लियर कर लो आप लोग कि जब भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पैसा आएगा, तो वो हमारी रिसीट बन जाती है। और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम पैसा भेज रहे हैं, तो वो हमारी पेमेंट बन जाती है। सो या दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच आप पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इसके बिट्स एंड पार्ट्स एक्सपीरियंस करोगे, सो दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इट क्लियर्ड beforehand. Okay, the next is estimation of balance related to current account. अब हम सिर्फ हम एक एस्टिमेट निकालेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले आपका ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। अब आपको मैंने बताया था विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, मर्चेंडाइज, गुड्स। तो जब भी हम उनका बैलेंस निकालते हैं तो उसको हम एक्सप्लिसिट एक इंपॉर्टेंस मिली हुई है जो गुड्स को, तो उसमें हम क्या निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो आपको सपोज क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट बैलेंस ऑफ ट्रेड if exports of goods is 30 and import of good is suppose 15, ठीक है। so now tell me what is the balance of trade. balance of trade क्या है? simply subtract them and you will get the answer which is 15. so अब इसके अंदर आपको एक चीज और देख लेनी है, इसको मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं, विजिबल आइटम्स का बैलेंस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें और भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कभी आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से ज्यादा हो, और कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हो। ओके, कभी ऐसे प्रॉपर सिचुएशन तो यूजुअली नहीं होती ना, क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन अ वैक्यूम, वी आर लिविंग इन द रियल इकोनॉमी, जिसके अंदर आपकी डेफिसिट और सरप्लस की कंडीशंस अराइज होना बहुत नॉर्मल है। तो आप मुझे बताओ ये वाली कौन सी कंडीशन है? दिस इज योर X is greater than your M, मतलब आपके exports are greater than your imports. So this is called as trade surplus. अगर इसका उल्टा होता, यानी कि आपके exports होते supposing 10 crores के, just any example, and आपके imports होते suppose 15 के, ठीक है, import ज्यादा कर रही है कंट्री, तो आपका क्या हुआ? ट्रेड एक डेफिसिट में चला गया, तो आपका आंसर आया -5। माइनस इंडिकेट्स दैट यू आर इन अ डेफिसिट। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? गुड्स का कौन सा पार्ट आ गया आपका? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और सर्विसेज बैलेंस में क्या आ गया आपका? बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी हुई आपकी? बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग। तो एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन आएगा, ऐसे कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स देख के। द थिंग इज यू विल गेट ऐसे एक चार्ट, टेबल टाइप्स, वेयर इन एवरीथिंग वुड बी रिटन कि एक्सपोर्ट्स इतने, इंपोर्ट्स इतने, इस पे ये हो गया, उस पे हो गया। जस्ट सी द टेबल केयरफुली एंड सॉल्व इट।
कभी कभार इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो मोस्टली ट्रेड बैलेंस पे ही आते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। तो इसमें क्या करना है आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है और बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो वो आपको दिया होगा, आप निकाल सकते हैं। इनविजिबल बैलेंसेस में क्या आएगा, बैलेंस ऑन ऑन इनकम। इनकम मतलब क्या होती है, आपको फैक्टर सर्विसेज को हम इनकम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स, तो इसके अंदर नॉन फैक्टर सर्विसेज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लास्ट है आपका करंट अकाउंट बैलेंस, तो उसमें सारा आएगा इन ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ओ वेट, देयर इज अ टाइपो हियर। इनविजिबल बैलेंस के अंदर आपके पास बैलेंस और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी कंसिडर होगा, तो इसीलिए तभी इनविजिबल बैलेंस जो यहाँ पे आएगा उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। सो आई जस्ट एड इट फॉर यू एंड देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई एडेड इट एंड आप इधर देख सकते हो कि मैंने यहाँ लिख दिया है सारा। बैलेंस ऑन इनकम यानी कि फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स और बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। करंट अकाउंट बैलेंस में क्या आएगा, दोनों आएगा, दोनों मतलब कि आप 1+3 को कंसिडर कर रहे हो, राइट? 1+3 को कंसिडर कर रहे हो, सो करंट अकाउंट का बैलेंस वैसे कैलकुलेट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और अगर आप अभी तक लेक्चर में बने हुए हो, सो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Pour in your doubts in the comments below. I'll be more than happy to help you all. Yes, and now we can switch to capital account. तो कैपिटल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो आपके ऊपर फ्यूचर क्लेम्स लगा सकता है, जिससे आपके एसेट और लायबिलिटी स्टेटस में एक प्रॉब्लम आ सकती, प्रॉब्लम नहीं मतलब इट जस्ट इफेक्ट्स योर एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस। मतलब या तो आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं या आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, कम हो रही है, कुछ तो हो रहा है एसेट लायबिलिटी से रिलेट। तो क्या हो सकता है वो, आपने कुछ बोरो करा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। सो सबसे पहले आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली एफडी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई सपोज कोई बाहर का इन्वेस्टर है, वो डायरेक्टली बोल रहा है कि मैं इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करूं, ओके। देन इक्विटी कैपिटल, ठीक है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यू बाय द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है, तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। साथ में एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल मार्केट बोरोइंग्स। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा अकाउंट जो आपकी एसेट और लायबिलिटीज पे इफेक्ट डालता है। Either the asset liabilities could be reduced, they could be raised, कुछ भी हो सकता है। So it affects the asset liability structure. तो इसके आपके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं बोरोइंग्स। तो सबसे प्राइमरी एग्जांपल आपका बोरोइंग्स हो रहा है। सबसे पहले आती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से डरना नहीं, इट्स लाइक बिग टर्म बट इट जस्ट मीन्स कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट पे आपने लोन या तो लिया है या दिया है, क्योंकि आइदर वेट कैन बी, ठीक है। आइदर आपने लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया है। जब लिया है तो वो आपके पास पैसा आ रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, बट वो आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको आगे जाके देना है, बट उस द टाइम बिंग के लिए पैसा आ रहा है ना, तो इसीलिए क्रेडिट। एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब कि आपको लोन तो मिलेगा बट एक कंसेशनल प्राइस पे मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। देन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ वेरी लाइक अ टर्म विच इज वेरी मच इन वोग। तो अब हम इसको समझते हैं कि लाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि व्हेन पीपल और कंपनीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे इन्वेस्ट इन योर डोमेस्टिक कंपनीज। कैसे? इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, तो उसे आप कहते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII, ठीक है। एंड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर की कोई एक ऐसी इंटरप्राइज है जो हमारे इंडिया में आके, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे कोई एक पूरा सिस्टम ओन करा है। जैसे अगर आप वॉलमार्ट स्टोर्स की बात करो तो बाहर से कोई इन्वेस्टर ने आके यहाँ पे एक पूरा
ओनरशिप क्रिएट करी वॉलमार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो डायरेक्टली इट मीन्स दैट द फॉरेन के बंदे they are investing in enterprises in the domestic economy. Overall balance, अब overall balance की बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और any error and omission, because there's always room for errors. तो उसको करेक्ट करने के लिए हम बाद में उसे बैलेंस कर देते हैं. सो नाउ अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम को बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, कभी आपने वो सीसॉ खेला है? सीसॉ पे इफ बोथ ऑफ द पर्सन्स आर एट वन स्टेबल पोजीशन, एक सीधी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, देन दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. कोई एक ऊपर कोई एक नीचे, दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ सिचुएशन ऑफ इक्वालिटी, दोनों ही एकदम सेम है, इक्वेट कर सकते हैं हम उसे. तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड देन देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इक्विलिब्रियम हमारी बीओपी के टर्म्स में कब आएगा? जब जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है एंड देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड. मतलब अब ऑफिशियल रिजर्व्स भी हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, बट उससे पहले मैं इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करती हूँ. मतलब जब पैसा जितना आ रहा है, जितनी रसीट्स इज इक्वल टू उतनी पेमेंट्स, बस इतना समझ लो. जितना पैसा आ रहा है, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, बस दैट इज इट. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द ऑफिशियल रिजर्व्स. ऑफिशियल रिजर्व्स का मतलब क्या हुआ आपका? ऑफिशियल रिजर्व्स का बेसिकली मतलब अगर हम देखें तो फॉरेक्स रिजर्व्स, तो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, मार्केटेबल फॉरेन सिक्योरिटीज, इन सबको हम ऑफिशियल रिजर्व्स के अकाउंट में डालते हैं. और इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली आर रूटेड थ्रू आरबीआई. तो अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा आपका बीओपी तो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स, और अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स. इंक्रीज in is shown by a negative sign and decrease is shown by a positive sign. So basically अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो हमारी कंट्री से रुपीज जा रहा है तो वो आपका नेगेटिव साइन दिखाएगा जब आपके पास फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं. जब एंड वाइस वर्सा फॉर द अदर केस. Now let us switch to the last topic which is not explicitly mentioned in your syllabus बट मुझे लगा कि कराना फॉर द नॉलेज पर्सपेक्टिव इज एसेंशियल. तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब समझते हैं. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो भाई खुले दिल की, मतलब वो नहीं सोचती कि कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, ये करना है वो करना है. नो, दे आर लाइक भाई चिल, हम तो करेंगे, हमारी तो ट्रांजैक्शंस होंगी. जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑटोनॉमस के, जो उन्होंने दुख दर्द उन्हें पीड़ा दी है उसको सॉल्व करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बने. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ मोर टेक्निकल वे. मतलब क्या? These are the transactions taken place for the profit motive and these are the transactions taken place for managing the BOP equilibrium. These transactions are responsible for deficit. मतलब जो भी कांड हुआ है, या तो डेफिसिट हुआ है या सरप्लस हुआ है, वो किसने करा है? ऑटोनॉमस ने. And these transactions are responsible for correction of deficit और वो. These are called above the line. तो ये above the line होती है, ठीक है. And below the line उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो करेक्ट करने के लिए बनी है. These involve movements of goods across the countries. जैसे अब इसके अंदर movement of goods हो रहा है. They do not involve the movement of goods, but they involve the movement of what? They involve the movement of what? They involve the movement of ऑफिशियल रिजर्व्स इधर उधर करना ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे. तो बेसिकली हम क्या समझे? ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ? गुड्स, सर्विसेज, ये सब अपने आप आराम से चली जा रहे हैं, इनको किसी से फर्क नहीं है. बीओपी कैसा आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, डेफिसिट हो, सरप्लस हो, उन्हें कोई फर्क नहीं. अकोमोडेटिंग इज रिस्पॉन्सिबल, इट वांट्स टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम. तो क्या होगा कि इसमें ऑफिशियल रिजर्व्स इधर उधर होते हैं ताकि मैनेज हो सके. ऑल्सो इसके अंदर में एक पॉइंट ऐड करना, आई वांटेड टू ऐड वन थिंग. जब भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट का पार्ट लेते हैं तो इट ऑलवेज बैलेंसेस, द बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस. लेट अस नाउ बिगिन विद फॉरेन एक्सचेंज. सबसे पहले समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है. द रेट एट विच डोमेस्टिक कंट्री कैन बी एक्सचेंज
फॉर अ फॉरेन करेंसी इट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हम सबको पता है फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास बहुत फॉरेन करेंसीज आपको सबको पता है यार, कुछ ना कुछ तो होंगी ना, जैसे डॉलर्स हैं, यूरो है, येन है, बहुत सारी ऐसी करेंसीज है। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कभी किसी ने कोई ट्रिप लेना है बाहर के लिए, तो दे वुड एक्सचेंज इट, नो, सो द रेट एट विच the exchange happens, that is called as the foreign exchange rate, and foreign exchange is just the currency, the types of exchange rates. So also just comment down कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो what is the rate of $1 to in terms of rupees. Types of exchange rate, सबसे पहले आ गया fixed, flexible, and then we have managed floating. फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब ऐसा रेट जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो द बेसिक पर्पस इज स्टेबिलिटी। जब गवर्नमेंट कुछ फिक्स कर देती है तो वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है, उसमें मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं चलता, ना मार्केट फोर्सेस उसमें कुछ कर सकती हैं, दिस नो रोल दे कैन प्ले। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स इट वैल्यू fixed in external standard. When the value of its currency is fixed in terms of currencies, it is known as parity value. अगर एक करेंसी की वैल्यू किसी और करेंसी के टर्म्स में फिक्स हो जाती है, उसे कहते हैं पैरिटी वैल्यू। वेरस जब टाई होती है, मतलब एक तो हो गया फिक्स कि भाई रिजिड हो गया, कुछ मूव नहीं करेगा, तब उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। जब टाई करते हैं उसे बोलते हैं पेगिंग। टाई में क्या होता है, जो चेंजेस हो रहे हैं एक करेंसी में वो दूसरी करेंसी में भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ भी फिक्स हो सकती है, किसी एक्सटर्नल करेंसी के साथ भी फिक्स हो सकती है, जैसे पहले गोल्ड के टर्म्स में फिक्स करी गई थी। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैव नो रोल टू प्ले, यस आई टोल्ड यू दिस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सा एक्सचेंज रेट, which is determined by the market rates of demand and supply. Value of currency fluctuates freely, मतलब हम भाई उड़ते पंछी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो just considering demand and supply, वो अपने आप सब सॉर्ट कर देंगे। It is also known as free and floating exchange rate. Managed floating is a hybrid, दोनों का मिक्सचर है। It is also known as dirty floating. मतलब exchange rate is decided by the market forces of demand and supply, and मतलब जैसे मार्केट फोर्सेस तो डिटरमिन करती हैं, बट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले। क्या रोल होता है कि भाई तुम जहां जाने, जिस रेट पे जाना है, जहां मर्जी जाओ, बस वो यहाँ का एक स्लैब फिक्स कर देंगे कि भाई इन दोनों के बीच में तुम किधर भी फ्लक्चुएट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इससे बाहर मत जाना। दैट इज व्हाट द सेंट्रल बैंक का provision is like. Central bank intervenes with an aim to keep the exchange rate in the desired value. So this is the desired value they want to keep. Now let us switch to the most interesting topic, which is depreciation and appreciation. Okay, so सबसे पहले हम देते हैं आपको ये एक question, like $1 अगर आपको 70 रुपीज बोला है एंड वो हो जाता है $1 इज इक्वल टू 75। नाउ टेल मी, क्या करेंसी आपकी अप्रिशिएट हुई है कि डेप्रिशिएट हुई? द फर्स्ट क्लिक में जो आपका आंसर आएगा, इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस बिफोर, इट वुड बी कि भाई हमारी करेंसी तो अप्रिशिएट हुई है, हमें पहले $1 के बदले 70 रुपए मिल रहे थे, अब 75 मिल रहे हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। पहले आप $1 के बदले 70 रुपए दे रहे थे, अब आपको 75, मतलब कि जितने गुड्स और कमोडिटीज आप पहले $1 दे के ले सकते थे, आप उसी गुड्स और कमोडिटीज के लिए आपको 75 रुपीज देने पड़ेंगे। सपोज करो आपको पहले $1 में बाहर से $1 में क्या हम सपोज करते हैं, आप अपने को एक चॉकलेट बार ली, ठीक है, चॉकलेट आपको वो $1 की मिली, वहां पे पहले आपने 70 रुपीज में खरीदी, अभी वो 75 की मिल रही है, मतलब आपको और पैसा देना पड़ रहा है उस सेम चीज के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन, एंड इनवर्स हो जाता है अप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। मतलब जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड हम डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हैं कि फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे कि 70 से 75 हो गया, हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हो गई, बट पावर ऑफ द डॉलर्स हैज इंक्रीज्ड, सो व्हिच मींस द फॉरेन करेंसी हैज एप्रिशिएटेड, ठीक है।
अब अगर मैं यही बोल दूं कि $1.75 से $1 इज इक्वल टू 60 हो गया, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी करेंसी क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है, डोमेस्टिक करेंसी इज अप्रिशिएटेड। व्हाई? पहले जो चीज मुझे 75 की पड़ रही थी $1 देने पे, अब वो चीज 60 रुपीज में मिल जाएगी मुझे। मतलब अगर मुझे बाहर से सपोज $1 में आई हैड टू बाय अ मील विच मेंट कि 75 रुपीज इन दी इंडियन रुपीज, पर अब वो सेम चीज $1 मुझे कम पैसे एक्सचेंज करने पे मिल जाएगी। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। कीप इन माइंड, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो उल्टा होगा फॉरेन करेंसी के साथ, वो डेप्रिशिएट करेगी। जब फॉरेन करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी, जब ये अप्रिशिएट तो ये डेप्रिशिएट, ठीक है, और जब ये डेप्रिशिएट तो ये अप्रिशिएट। एक को याद कर लो, डेप्रिसिएशन मतलब डोमेस्टिक करेंसी का याद कर लो, अपने आप फॉरेन करेंसी का याद हो जाए। फैक्टर्स टू थिंक ओवर, ठीक है, या सो नाउ विल तो अगर हमारी करेंसी मान लो डेप्रिशिएट हुई है तो उससे एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? विल वी एक्सपोर्ट मोर और विल वी एक्सपोर्ट लेस? तो अब आप सोचो कि जो आपको, अब हम यूएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूएस को पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था, अब मान लो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। पहले इन्हें $1 इज इक्वल टू 70 देने पे, मान लो इजी टर्म्स में रखते हैं, 7 चॉकलेट्स मिल रही थी। अब इन्हें $1 इज इक्वल टू 80 पे 8 चॉकलेट्स मिल रही हैं। वो क्या करेंगे? व्हाट इज द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी? दे वुड एक्सपोर्ट मोर, हमसे और मंगाएंगे, क्योंकि उनको तो $1 देना पड़ रहा है ना। वो पहले भी $1 दे रहे थे, अभी भी $1 दे रहे हैं, उन्हें तो ज्यादा मिल रहा है ना। सो हाउ इट हेल्प्स इज, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। वही हम इंपोर्ट्स की बात करें, अगर मुझे सपोज करो फॉरेन नेशन से एक बॉटल खरीदनी है, सपोज यही बॉटल है, आई हैव टू बाय दिस, ठीक है। पहले मुझे ये $1 इज इक्वल टू 70 पे मिल रही थी, अब मुझे उसी चीज के 80 रुपए देने पड़ेंगे भाई। तो अब आप सोचो, ऐसी मुझे 10 बॉटलें मंगानी है और उसमें मुझे और पैसा देना पड़ेगा, राइट? तो अब मैं तो रैशनल कंज्यूमर, मैं तो नहीं लूंगी, मैं तो कम कर दूंगी अपने इंपोर्ट्स। तो $1 इज इक्वल टू 80 देने के लिए आई एम नॉट रेडी, सो माई इंपोर्ट्स वुड डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द, सो नेचुरली जब आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपके नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, जिस वजह से पैसा कंट्री में आ रहा है, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। सो नाउ यू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी, जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है उसका इफेक्ट क्या होता है आपकी इकोनॉमी पर। So now let's switch to the last topic of this chapter, which is devaluation and revaluation. Similar topics like depreciation and appreciation, but इसमें सिर्फ एक क्या difference आ जाता है कि devaluation जो है, that is devaluation, revaluation is planned by the government. It is done explicitly by the government. Currency means planned reduction in the value of currency by the government based on fixed exchange rate. मतलब कि $1 is equal to, मान लो चल रहा था 70, गवर्नमेंट ने बोला हम तो अपनी करेंसी को करेंगे डेप्रिशिएट, तो हमने कितना कर दिया? डेप्रिशिएट नहीं, सॉरी, डिवैल्यू करेंगे। डिवैल्यू इज इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन बट इन अ फिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। इज इक्वल टू 80 कर दिया, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन द प्लान इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट। अब गवर्नमेंट ने करेंसी को कर दिया रिवैल्यू और यहां से फिर कर दिया इज इक्वल टू 70, तो ये हुआ डिवैल्यूएशन और ये हुआ रिवैल्यूएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो अब आपका एक लास्ट टॉपिक आता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो दिस इज अ टेक्स्ट जिसके अंदर मुझे काफी अच्छे से ये लिखा हुआ मिला, सो आई जस्ट बॉट इट हियर। सो मेरिट्स हो गई कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट इज द की मेरिट ऑफ, स्टेबिलिटी तो होती ही होती है जब कोई चीज फिक्स्ड रहे। Stable macroeconomic policies given the fixed exchange rate the central bank can frame. So obviously जब macroeconomic policies अच्छे से frame हो पाएंगी, जब आपको पता है कि आपका exchange rate क्या है, fixed पड़ा हुआ है, okay, there is no external कोई ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ अचानक से मार्केट गिर जाएगी, अचानक से मार्केट बढ़ जाएगी, जिस कारण से आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन पे कोई
असर आएगा? नो, इट वोंट हैपन. डीवैल्यूएशन अ की टूल टू एक्सपैंड फॉरेन मार्केट फॉर डोमेस्टिक. तो आप डीवैल्यू अपने मर्जी से कर सकते हो. अब डीमेरिट्स में आ गया कि रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स. To maintain the rate of exchange at the desired level, the government need to keep a large stock of foreign exchange. तो मतलब उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपके पास पड़ा होना चाहिए स्टॉक में. ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट. दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज जो चीज का आपको इतना ज्यादा स्टॉक और बंडल रखना पड़े, इट वुड बी वेरी टीडियस. इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक्सचेंज रेट fixed by the government often deviates from equilibrium exchange rate in a free market economy. To that extent, allocation of resources may not be efficient. ठीक है, so this is not a very relevant factor, but I think to some extent, if you have a question to write, just skip writing this. ठीक है, exchange rate fixed by the government often deviates from equal. So that ways it's understandable कि equilibrium से exchange rate इधर उधर होता है. But the thing is कि जब हम एक फिक्स एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो हम अजम्पशन भी लेके चल रहे हैं. स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट. व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड, फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इमर्ज एज अ ट्रेडिंग कमोडिटी. अकॉर्डिंगली साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट रिमेन स्मॉल. मतलब कि जब हम बात करें, आज फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है जहां पे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं. बट अगर हम फिक्स उसकी बात करें तो यूजुअली स्पेक्यूलेशन और ये सब का रोल होता ही नहीं है, जिस वजह से इसका साइज ऑफ द मार्केट रिमेन्स वेरी स्मॉल. नाउ लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स आर नॉट रिक्वायर्ड. जो एक डीमेरिट था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, वो आपका फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट में जो एक प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं है. लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स आर नॉट रिक्वायर्ड. They say it is an efficient allocation of resources is achieved as the system is ruled by free play of market forces. ठीक है, so yeah, I mean to an extent efficient allocation of resources हो सकती है, but there would be economists who would argue on the same. So yes, there could be double views about it, but like yes, you can write this. Large size of forex market. Since foreign exchange itself becomes a trading commodity, the size of forex market needs to be very large. तो मतलब हम उसको as a trading commodity use कर रहे हैं, तो एक large market create हो जाती है. International mobility of liquidity. Since large reserves of forex are not required, flexible exchange rate tends to promote international mobility of liquidity. This is good for less developed countries like India, where foreign investment is a significant determinant of GDP growth. तो मतलब कि जैसे large reserves of forex are not required, तो flexibly हम international mobility मतलब internationally move कर सकते हैं इस liquidity. तो demerits पे आ जाते हैं. Marginalization of weak currencies. तो flexible exchange rate system एक ऐसा system है जो एक फ्री मार्केट स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, जिसके कारण कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो वीक इकोनॉमीज हैं वो सफर कर जाए. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी इकोनॉमीज है वो बहुत एक अच्छा स्टेबलाइज मेजर क्रिएट कर ले, पर जो वीक इकोनॉमीज है, वीक करेंसीज हैं, तो उन पे बहुत असर. अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट. दैट्स वेरी ट्रू. सिंस वी आर, नोबडी कैन डिटरमाइन व्हाट विल हैपन. कभी मार्केट बढ़ सकती है, कभी मार्केट घट सकती है, कुछ भी हो सकता है. देयर कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है मार्केट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्सपोजेस द डोमेस्टिक इकोनॉमी टू एक्सटर्नल शॉक्स. वेरी ट्रू. देखा जाए तो एक अनसर्टेनिटी जब मार्केट में बनी हुई है तो कुछ भी टाइप का शॉक आ सकता है, तो उस चीज के बारे में दिस इज अ डीमेरिट. सो नाउ आई होप दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड द बीओपी प्लस फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर वेरी नाइसली. And it was so much fun explaining y'all, and I hope तुम लोगों को भी अच्छे से समझ आया. If there's any doubt, please feel free to put them in the comments below. I will be more than happy to help y'all. Also, make sure to like, share, comment and subscribe. I will meet you in my next lecture. Bye bye, take care, keep studying, keep learning.